हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो लास्ट लेक्चर में जो हमने बीएनएस का सेक्शन नंबर 110 तक कंप्लीट कर लिया था और आज जो है हम डिस्कस करेंगे सेक्शन नंबर 111 और 112 को, और जो कि बात करता है मेनली ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की, जो कि नए जोड़े गए हैं दोनों सेक्शन। तो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उस चीज को आज हम जो है अच्छे से पढ़ेंगे, और सभी जो है अपने साथ में कोई भी एक्ट पढ़ने से पहले अपने पास बेयर एक्ट जरूर रखें। बेयर एक्ट को साथ साथ में जो है आप पढ़ते रहें। बिना बेयर एक्ट के आप जो है पढ़ाई नहीं कर पाओगे, लॉ की स्पेशली, ठीक है। तो हमने सेक्शन 110 तक कंप्लीट कर लिया था। अब आते हैं सेक्शन नंबर 111। एक तो ना गर्मी इतनी पड़ती है कि पूछो ही मत, बस आग निकल रही है इस बार तो। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, जिसको बोलते हैं हिंदी में संगठित अपराध, दोनों तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों से, क्योंकि नया जोड़ा गया है तो इम्पोर्टेंट है और दोनों तरह के स्टूडेंट्स को जो है समझ में भी आना चाहिए। मैं खुद जो है अपनी बताऊं तो मैं भी जो है दोनों तरीके से पढ़ता था जब मैं अपनी पढ़ाई करता था। जो चीज़ हिंदी में इजी होती थी उसको हिंदी में याद रखता था, जो चीज़ इंग्लिश में इजी होती थी उसको इंग्लिश में याद रखता था, ठीक है। तो ये क्या कहता है? एनी कंटिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी इंक्लूडिंग किडनैपिंग, रॉबरी, व्हीकल थेफ्ट, एक्सटॉर्शन। अभी आप सिर्फ इसको इतना पढ़ें, एनी कंटिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी, कोई भी संगठित अपराध सिंडिकेट के सदस्य के रूप में, सिंडिकेट की तरफ से, अकेले या संयुक्त रूप से सामान्य मति से कार्य करते हुए किसी व्यक्ति को या किसी व्यक्ति के समूहों को क्या करता है? किडनैपिंग करता है, रॉबरी करता है, व्हीकल थेफ्ट करता है, एक्सटॉर्शन करता है, लैंड ग्रैबिंग करता है, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग करता है, इकोनॉमिक ऑफेंस करता है किसी भी प्रकार का, साइबर क्राइम करता है, ट्रैफिकिंग ऑफ पर्सन्स करता है, ड्रग्स के किसी मैटर में पकड़ा जाता है, वेपन्स ऑफ इलिकेट गुड्स ऑफ सर्विस भी इसमें शामिल है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग फॉर प्रोस्टिट्यूशन और रैंसम, इसमें रैंसम भी शामिल है, बाय एनी पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन। कोई भी जो है या तो जॉइंटली या फिर सेपरेटली, कोई भी कंटिन्यूइंग अनलॉफुल असेंबली का मेंबर रहते हुए, या तो संयुक्त रूप से या फिर पृथक रूप से जो है क्या करता है, ये सारे ऑफेंसेस में से कोई भी करता है, ठीक है। या तो किसी ग्रुप ऑफ पर्सन के साथ या फिर किसी एक व्यक्ति के साथ में यदि कोई ऐसा ऑफेंस करता है, member and or या फिर member and organized crime on behalf of such syndicate by use of violence, threat, violence, intimidation, coercion by one of other unlawfully means to be obtained direct to indirect material benefit including a financial benefit shall continuing organized crime। तो ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति जो है संगठित अपराध सिंडिकेट का सदस्य होते हुए कोई भी व्यक्ति जॉइंटली या सेपरेटली जो है इन सब में से कोई भी ऑफेंस करता है, और क्या करता है, या फिर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी को फायदा पहुंचाता है, या फिर वित्तीय फायदे के लिए ये सब करता है, या फिर हिंसा का प्रयोग करता है, या फिर ये करने की धमकी देता है, या फिर जो है अभित्रास करता है या उत्पीड़न करता है, या अन्य विधि विरुद्ध साधनों के द्वारा ये जो है ऑफेंस कमिट करता है, तो उसको बोलते हैं हम कि उसने जो है संगठित अपराध किया है, ठीक है। अब इसको जो है पॉइंट्स में पढ़ेंगे। पहले हम सबसे पहले क्या कहता है? सबसे पहले कहता है एनी कंटिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी, ठीक है, एनी कंटिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी। तो सबसे पहले बात करता है कि किसी भी कंटिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी में क्या इंक्लूड है, वो बात करता है इंक्लूडिंग। तो इसमें क्या क्या इंक्लूड होगा, देखो। फर्स्ट बात करता है किडनैपिंग, कौन कौन से ऑफेंसेस हैं उनका लिख देता हूं मैं, ठीक है। किडनैपिंग, व्हीकल थेफ्ट, उसके बाद में क्या शामिल है? एक्सटॉर्शन, फिर क्या है? लैंड ग्रैबिंग। इन ऑफेंसेस को भी याद रखना, एग्जाम में आते हैं ये, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, इसीलिए मैं लिखवा रहा हूं आपको। इकोनॉमिक ऑफेंस, ना उसके बाद कहता है साइबर क्राइम, ट्रैफिकिंग ऑफ पर्सन,
उसके बाद है ड्रग्स, फिर कहता है वेपन्स एंड कहाँ गया, एक मिनट, मैं लिख देता हूँ एक बार ना, गुड्स ऑफ सर्विस, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, रैंसम, कि देखो ये सारे अपराध, कोई भी कंटिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी में ये सारे अपराध आते हैं, याद रखना। कोई भी जो है क्या होता है, सिंडिकेट का सदस्य रहते हुए क्या करता है, या तो ग्रुप ऑफ पर्सन के साथ या फिर किसी व्यक्ति के साथ में जो है ऐसा ऑफेंस करता है। तो किस व्यक्ति के साथ करता है, तो याद रखना ग्रुप ऑफ पर्सन, किनके साथ में होता है ये, ठीक है, या फिर सिर्फ किसी एक व्यक्ति के खिलाफ ये ऑफेंस करता है। बाय एनी पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन बीइंग इन कंसर्ट सिंगली और जॉइंटली। थर्ड इसका याद रखना एसेंशियल एलिमेंट्स, सिंगली और जॉइंटली। कैसे करता है, या तो सिंगल करता है या फिर जॉइंटली करता है, संयुक्त रूप से या फिर पृथक रूप से करता है। उसके बाद कहता है, आगे कहता है आइदर एज ए मेंबर ऑफ एन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट, या क्या कैसे करता है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट का मेंबर रहते हुए, ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट मेंबर, ठीक है, याद रखना कौन करता है, कोई भी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट का मेंबर कोई अनलॉफुल एक्टिविटी करता है जिसमें से किडनैपिंग, थेफ्ट, व्हीकल एक्सटॉर्शन, लैंड ग्रैबिंग, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, इकोनॉमिक ऑफेंस, और ये सारे जो हैं क्या करता है, या तो किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति के खिलाफ करता है या फिर स्पेसिफिक पर्संस के खिलाफ, मतलब ग्रुप ऑफ पर्संस के खिलाफ करता है, जॉइंटली और सिंगली करता है, ठीक है। आगे कहता है बाय यूज ऑफ वायलेंस, किसका यूज करते हुए, कैसे करता है, बाय यूज ऑफ वायलेंस, ठीक है। ये हमने जाना कि पहले अनलॉफुल एक्टिविटी, फिर हमने जाना कि किस व्यक्ति के खिलाफ करता है, कैसे करता है ये हमने जाना, सिंगली करता है या जॉइंटली का। अब बात करते हैं कि किसके थ्रू करता है, मतलब किस तरीके से करता है, बाय यूज ऑफ वायलेंस, ठीक है, वायलेंस का यूज करते हुए, इसी में है ये, ठीक है, थ्रेट ऑफ वायलेंस, धमकी देकर, ठीक है। आगे कहता है इंटिमिडेशन करके, फिर उसके बाद कहता है कोरिज्म करके, उत्पीड़न करके, ठीक है, और बाय एनी अदर अनलॉफुल मीन्स, और बाय एनी अदर अनलॉफुल मीन्स के थ्रू। उसको क्या बोलते हैं, सेल कॉन्स्टिट्यूटेड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, ठीक है, सेल कॉन्स्टिट्यूटेड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। तो ये इसके एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, इसको याद रखना। किसी भी बेयर एक्ट को तोड़कर पढ़ना ही सबसे अच्छा जो है होता है, जैसे कि हमने अभी ये आपको करके बताया है, ठीक है। एक बार मैं दोबारा से आपको समझा देता हूँ। पहले जो आपको ये वर्ड के मीनिंग समझ में नहीं आई ना, कंटिन्यूइंग अनलॉफुल असेंबली क्या होती है, सिंडिकेट क्या होता है, साइबर ऑफेंसेस क्या होते हैं, तो इनको इकोनॉमिक ऑफेंस क्या होते हैं, इनको जो है आगे एक्सप्लेनेशन में जो है अच्छे से बताया गया है। इसको करने के बाद अब हम आपको एक्सप्लेनेशन में समझाएंगे कि इनका मीनिंग क्या होता है, ठीक है। याद रहेगा ना ये सब, आपको याद रखिएगा। अब आगे आते हैं, तो अब आते हैं एक्सप्लेनेशन पर, ठीक है। एक्सप्लेनेशन क्या कहता है, ये क्या कहता है, सबसे पहला एक्सप्लेनेशन में दिया गया है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट, ठीक है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट क्या होता है, उसको अब मैं आपको समझाऊंगा।
देखिए तो ये क्या कहता है, दो या अधिक व्यक्तियों का समूह अभिप्राय है ऐसे सिंडिकेट या टोली के रूप में जो अकेले या संयुक्त रूप से कार्य करते हुए किसी सतत विधि विरुद्ध क्रियाकलाप में लिप्त है। तो ये कहता है टू या उससे अधिक लोगों का कोई भी ग्रुप या फिर कोई भी सिंडिकेट क्या करता है, अकेले या फिर सामूहिक रूप से क्या कार्य करता है, कंटिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी करता है, तो हम उसको बोलते हैं कि वो जो है एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट है। ठीक है, अब इसके जानने के लिए पहले ये जानना जरूरी है कि कंटिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी क्या होता है, क्योंकि जब हमने ये पढ़ा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट, इसमें भी अब वही वर्ड यूज हुआ कंटिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी, ये होता क्या है। तो देखिए कंटिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी को हिंदी में बोलते हैं सतत विधि विरुद्ध क्रियाकलाप, मीन्स एन एक्टिविटी प्रोहिबिटेड बाय लॉ, ऐसी एक्टिविटी करना जो कि क्या है, लॉ के द्वारा प्रोहिबिटेड है। ठीक है, पहले सेकंड को समझेंगे फिर आपको फर्स्ट ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। कंटिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी ये होती क्या है। देखिए लिखने का ही फर्क है, बाकी मैं बोल हिंदी में ही रहा हूं तो हिंदी वाले भी घबराए नहीं कि ये जो है इंग्लिश इंग्लिश में लिखने का फर्क है, हिंदी वाले इतना लिख लेते हैं, मुझे पता है क्योंकि मैं हिंदी से पढ़ा हूं। ठीक है, कंटिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी मीन्स एन एक्टिविटी प्रोहिबिटेड बाय लॉ। फर्स्ट ये कहता है कि ऐसी एक्टिविटी जो कि लॉ के द्वारा प्रोहिबिटेड है। ठीक है, तो पहला ये लिखेंगे एक्टिविटी प्रोहिबिटेड बाय लॉ। ठीक है, अब आगे देखेंगे, आगे क्या कहता है, विच इज ए कॉग्निजेबल ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजमेंट ऑफ 3 ईयर और मोर, जो कि एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है और जिसकी पनिशमेंट क्या है, 3 साल या उससे अधिक है। ठीक है, आगे कहता है विच इज कॉग्निजेबल ऑफेंस, जिसकी पनिशमेंट कितनी है, 3 ईयर और मोर। ठीक है, इतना लिख देना शॉर्ट में। आगे कहता है अंडरटेकन बाय एनी पर्सन आइदर सिंगली और जॉइंटली एज ए मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट, विधि, पहले एक बार हिंदी वालों को भी समझा देता हूं, विधि द्वारा प्रतिषिद्ध ऐसे कार्य अभिप्राय है जो 3 या अधिक वर्ष के कारावास से दंडनीय संज्ञेय अपराध है, जो किसी व्यक्ति द्वारा अकेले या संयुक्त रूप से किसी संगठित अपराध के सिंडिकेट के सदस्य के रूप में या सिंडिकेट की तरफ से जिसके संबंध में एक या अधिक आरोप पत्र 10 वर्ष के पूर्व सक्षम न्यायालय के समक्ष दाखिल किए गए। तो सिंपल सी बात कहता है कि पहले कहता है कि ऐसा लॉ जो विधि द्वारा प्रतिषिद्ध है, ऐसा काम करता है। ठीक है, जिसकी पनिशमेंट 3 साल से ज्यादा तक की है, ये 2 पॉइंट हो गए। आगे कहता है ऐसे व्यक्ति के द्वारा किया जाता है जो कि सिंडिकेट का सदस्य है, वो या तो उस एक्ट को सिंगली करता है या फिर जॉइंटली करता है। ठीक है, उसके बाद कहता है और उस पर्सन के खिलाफ 10 वर्ष में एक से अधिक, याद रखना कितने, 10 ईयर्स में 1 और मोर, एक से अधिक जो है चार्जशीट ऑलरेडी कोर्ट में फाइल है और कोर्ट ने उस पर संज्ञान ले रखा है, तो तब उस सिंडिकेट के जो एक्ट होगा उसको बोलेंगे कंटिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी। ठीक है, याद रखना, समझ में आया कि कोई भी कंटिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी कब कहा जाएगा, तब कहा जाएगा जब उस व्यक्ति या उस समूह के खिलाफ क्या है, 10 वर्ष के अंदर अंदर 2 चार्जशीट फाइल हो जाती हैं या उससे ज्यादा, तब हम ये कह सकते हैं कि ये जो असेंबली है ये कंटिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी कर रही है और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जो है कमिट किया है। आया समझ में। अब यदि कोई व्यक्ति या कोई समूह जो है 10 साल पहले उसने एक ऑफेंस किया 10 साल में, दूसरा कर दिया 15 साल में, वो समूह था, तो क्या आप उसको कंटिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी कहेंगे। ठीक है, और उसकी चार्जशीट फाइल हुई 15 साल बाद, तो अब आप उसको जो है अनलॉफुल एक्टिविटी, कंटिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी नहीं कह सकते, बिकॉज वो कंटिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी तभी होती जब वो 10 साल के अंदर उसके खिलाफ जो है 2 चार्जशीट ऑलरेडी कोर्ट में फाइल होती। एक है तो उसका कोई, एक है ठीक है, लेकिन 2 अगर फाइल हो जाते हैं 10 साल के अंदर अंदर, तब जो है तब हम ये कहते हैं कि वो जो है कंटिन्यूइंग अनलॉफुली एक्टिविटी है। आया समझ में। सक्षम न्यायालय द्वारा दाखिल किया गया और उस न्यायालय ने ऐसे अपराध का संज्ञान ग्रहण लिया है जिसमें आर्थिक अपराध भी शामिल है और उस न्यायालय ने उन ऑफेंसेस पर कॉग्निजेंस लिया हो। ठीक है, आगे यदि कॉग्निजेंस नहीं लिया तो, यदि कॉग्निजेंस नहीं लिया तो इस 10 साल के टाइम पीरियड की कोई वैल्यू नहीं बच जाती। मान लीजिए
कि यदि आपके खिलाफ जो है 2016 में कोई मतलब किसी सिंडिकेट के खिलाफ जो है 2016 में एक चार्जशीट फाइल हुई थी, जिस पर कोर्ट ने संज्ञान ही नहीं लिया, ठीक है। उसके बाद में उसके खिलाफ 2025 में जो है एक और चार्जशीट फाइल होती है और उस पर कोर्ट संज्ञान ले लेती है, तो क्या आप इसको कंटिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी कहेंगे? तब भी आप इसको नहीं कह सकते। उसके लिए एसेंशियल है कि कोर्ट ने जो है उस पर कॉग्निजेंस भी लिया हो, ठीक है। 3 चीजें जरूरी हैं, तो उसको हम बोलते हैं कंटिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी। आया समझ में कि कंटिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी होती क्या है? वो होती है जिसमें कोई व्यक्ति या समूह ऐसा ऑफेंस करता है जिसकी पनिशमेंट फर्स्ट 3 साल से ज्यादा तक की और वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है, ठीक है। और दूसरा इंपॉर्टेंट बात करता है कि जो वो मेंबर है वो जॉइंटली या सिंगली कार्य करता है सिंडिकेट के मेंबर के रूप में, और उसके खिलाफ जो है 10 साल के अंदर अंदर एक या एक से ज्यादा चार्जशीट फाइल हुई हो और कोर्ट ने उन पर ऑलरेडी कॉग्निजेंस ले रखा हो और फिर दूसरी फाइल होती है, तब उसको बोलते हैं कंटिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी। आया समझ में? सिंपल सा था, 2-2 3-3 बार समझा दिया है। अब आप लोगों के फर्स्ट समझ में आ गया होगा, जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति सिंडिकेट या टोली के रूप में अकेले समूह रूप से कार्य करते हुए कंटिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी करते हैं, तब उसको हम कोई भी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट बोलते हैं, ठीक है। सिंडिकेट बोल देते हैं। तभी आप सिंडिकेट बोल सकते हो जब वो कंटिन्यूइंगली ऐसा करें, ठीक है। और कंटिन्यूइंग की डेफिनेशन क्या थी वो मैंने आपको बता दी। अब उसके बाद में इकोनॉमिक ऑफेंस, तो इकोनॉमिक ऑफेंस में बस ये दे रखा है कि इसमें क्या क्या शामिल है। इकोनॉमिक ऑफेंस में क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, कूट रचना, फॉर्जरी, करेंसी नोट, बैंक नोट और सरकारी स्टैंपों का कूटकरण, हवाला हवाला संव्यवहार मतलब ट्रांजैक्शंस, बड़े पैमाने पर विपणन कटन या किसी प्ररूप में धन्य फायदा प्राप्त करने के लिए विभिन्न व्यक्तियों के साथ कपट करने के लिए कोई स्कीम चलाना, या बैंक या वित्तीय संस्थाओं या किसी अन्य संस्था का संगठन को कपट की दृष्टि से किसी रीति से कोई कार्य करना इसमें शामिल है, ठीक है। सिंपल सी बात थी। आई होप आप लोगों के समझ में आ गई। इकोनॉमिक ऑफेंस में ऐसा कुछ नहीं है, बस उसमें ऑफेंसेस के वो गिनवा दिए, उनको देख लेना है। जो मेन थी वो ये 2 चीजें थी, पहला ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट और दूसरा अनलॉफुल एक्टिविटी। जिसको समझ में नहीं आया वो कमेंट करके बता देना, उसको मैं जो है एक बार दोबारा से आप लोगों के लिए फिर बता दूंगा, ठीक है, यदि समझ में ना आया हो तो। असल तो ना बात क्या है पता है, आप कितना भी अच्छा पढ़ा लीजिए, जो स्टूडेंट्स होते हैं ना उनको सिर्फ उससे मतलब होता है कि अगर यहाँ पर मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक एलईडी होती तो हो सकता है कि देखने वालों की संख्या अधिक होती, चाहे मैं फिर बाद में मैं खराब भी पढ़ा रहा होता तब भी उससे इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। व्यूज हमेशा डिपेंड करते हैं शो ऑफ पर। आज के टाइम की मैं बता रहा हूँ, जरूरी नहीं सबके साथ हो, ठीक है, लेकिन जो हो रहा है मेरे साथ में, मेरे कंटेंट के साथ में, मैं वो आपको बता रहा हूँ। चलो अब उसके बाद हम आते हैं इनकी पनिशमेंट्स पर, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की पनिशमेंट, ठीक है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का सब क्लॉज 2 क्या कहता है, हु एवर कमिट ऑर्गेनाइज्ड क्राइम शैल इफ सच ऑफेंस इज रिजल्टिंग इन द डेथ ऑफ एनी पर्सन बी पनिश्ड विद डेथ। यदि जो है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम से जो है किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है, यदि डेथ होती है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है, यदि किसी की डेथ कमिट होती है तो उसको पनिशमेंट क्या मिलेगी, डेथ और एलआई, ठीक है, तो उसको भी जो है डेथ और एलआई पनिशमेंट मिलेगी। एंड shall also be liable to fine which not less than 10 lakh, और फाइन याद रखना नॉट लेस देन 10 लाख, ठीक है, 10 लाख से कम नहीं होगा। उसको जो फाइन मिलेगा वो 10 लाख से कम नहीं होगा यदि किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो। दूसरा इसी में सेकंड कहता है कि यदि किसी व्यक्ति की इंजर्ड होता है, यदि कोई व्यक्ति इंजर्ड होता है तब उसको कितनी पनिशमेंट मिली जाएगी, मिनिमम 5 ईयर्स, नॉट लेस देन मिनिमम 5 ईयर टू एलआई, ठीक है, 5 ईयर से लेकर के एलआई तक, और जो इसकी फाइन होगा नॉट लेस देन 5 ईयर्स, ओ सॉरी 5 लाख, ठीक है। अब उसके बाद में सेकंड आता है, सॉरी थर्ड, ऐसा ही है ना, देख लेता हूँ एक बार कभी गलत हो जाए। 5 लाख 5 ईयर एक्सटेंड टू एल आई, ठीक है। अब उसके बाद में थर्ड क्या कहता है, whoever abet attempt conspiracy knowledge facility knowingly facilitate any commission of organized crime otherwise engaging in an act of the
preparatory to be organized crime shall be punished with imprisonment for time। तो ये इतनी सी बात करता है। देखो, यदि कोई जो है संगठित अपराध का कोई दुष्प्रेरण करता है या फिर उसका अटेम्प्ट करता है, कॉन्स्पिरेसी करता है या फिर उसको फैसिलिटेट करवाता है, कोई भी चीज उसको प्रोवाइड करवाता है, ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, अबेट, अटेम्प्ट, कॉन्स्पिरेस, कॉन्स्पायर्स है ना, कॉन्स्पायर्स और फैसिलिटेट, तब उसको कितनी पनिशमेंट मिलेगी? तब उसको जो पनिशमेंट मिलेगी वो 5 ईयर टू एल आई, और सेम पनिशमेंट होगी, मिनिमम 5 साल और एक्सटेंड टू एल आई, फाइन नॉट लेस देन 10 ईयर, ओ सॉरी 5 लाख, 5 लाख तक का उसको फाइन मिलेगा, ठीक है। अगर मैं ऐसे पनिशमेंट लिख रहा हूं ना, तो इसका मतलब आप समझ जाना ये मिनिमम पनिशमेंट होती है और एक्सटेंड करके ये पनिशमेंट हो सकती है, ठीक है, कभी कंफ्यूज हो जाओ। उसके बाद फोर्थ क्या कहता है? फोर्थ कहता है एनी पर्सन हु इज ए मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम, कोई भी व्यक्ति जो कि ऑर्गेनाइज क्राइम का मेंबर है, syndicate shall be punished within terms not less than 5 year but it may be extended to LI and shall also be liable to fine to 5 लाख तक का। तो फोर्थ कहता है सिंडिकेट मेंबर होते हुए, सिंडिकेट का मेंबर यदि कोई होता है, मेंबर है, तो उसको कितनी सजा मिलेगी उसके बारे में बताता है। तो उसको सजा मिलेगी 5 ईयर, एक्सटेंड टू LI, फाइन उसको दिया जाएगा, याद रखना, 5 लाख तक का, ठीक है। अब उसके बाद फिफ्थ कहता है whoever intentionally harbors and conceal any person has committed an offense or organized crime, यदि कोई व्यक्ति जो है इंटेंशनली क्या करता है, उसको शरण देता है, उसकी हेल्प करता है, तब उसको कितनी सजा दी जाएगी? या फिर आगे कहता है कंसील, या फिर किसी को छुपाता है, जिसने कि क्या, कौन सा, जिसने कि ऑर्गेनाइज क्राइम कमिट किया है, तब उसको सजा दी जाएगी नॉट लेस देन 3 ईयर, इट मे बी एक्सटेंडेड टू LI, है ना, 3 ईयर से लेकर के LI तक, और इसमें भी फाइन जो होगा वो 5 लाख से कम नहीं होगा, 5 लाख ही है ना, 5 लाख से कम नहीं होगा, परंतु इस धारा यह वहां लागू नहीं होगी जिसमें संचय या छिपाना अपराधी के पति या पत्नी द्वारा। याद रखना, जो हार्बरिंग होता है वो हस्बैंड एंड वाइफ का ऑफेंस नहीं होता है, क्योंकि भारतीय कानून में जो है ये, मतलब जो पत्नी होती है उसका ये दायित्व होता है कि वो पति का जो है हर एक्ट में साथ दे। यदि वो व्यक्ति जो है, गृहिणी जो है, एक्सेप्शन है इसका स्पाउस, मतलब यदि कोई हस्बैंड ने ऐसा ऑफेंस किया है ऑर्गेनाइज क्राइम का और पत्नी उसको छुपा रही है, तब जो है उसको, उसके ऊपर ये अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। या फिर पत्नी ने कोई ऐसा ऑफेंस किया है और हस्बैंड उसको छुपा रहा है, तब उसके ऊपर भी जो है ये नहीं लग सकता, स्पाउस के ऊपर ये नहीं लगती, याद रखना। उसके बाद 6 कहता है कोई संगठित अपराध कारित किए जाने से या किसी संगठित अपराध के आगामी व्युत्पन्न या अभिप्राप्त संगठित अपराध के माध्यम से अर्जित की गई संपत्ति पर कब्जा प्राप्त करने रखता है। यदि कोई जो है, 6 कहता है यदि सिंडिकेट क्राइम जो उसने किया, ऑर्गेनाइज क्राइम उसने किया और उससे उसको कोई प्रॉपर्टी प्राप्त हुई और उस पर वो जो है व्यक्ति अपना कब्जा करके उसको रखता है, तब उसको कितनी पनिशमेंट मिलेगी? नॉट लेस देन 3 ईयर बट इट मे बी एक्सटेंडेड टू LI, ठीक है। possess any property arrived ऑर्गेनाइज क्राइम, ठीक है, जो कि ऑर्गेनाइज क्राइम से जो प्रॉपर्टी आई है उसको अपने कब्जे में रखता है, तो उसको 3 ईयर से LI और फाइन जो होगा उसका 2 लाख तक का, 2 लाख तक का मिनिमम फाइन होगा, ठीक है। ये मिनिमम फाइन्स हैं जिसमें इसमें लिख रहा है। उसके बाद सातवां है, सातवां मैं यही लिख दे रहा हूँ, ठीक है। सातवां क्या कहता है? यदि संगठित अपराध सिंडिकेट के सदस्य की तरफ से कोई व्यक्ति या किसी भी समय किसी ऐसी चल या अचल संपत्ति के कब्जे में रखता है जिसका समाधान प्रद लेखा नहीं दे सकता, तो उसको, जिसका वो रिकॉर्ड नहीं दे सकता, कुल मिलाकर के सिंडिकेट की जो ऑर्गेनाइज क्राइम से वो प्रॉपर्टी प्राप्त होती है और उसका रिकॉर्ड वो दे नहीं सकता, मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी है, तब उसको जो पनिशमेंट दी जाएगी वो 3 ईयर्स टू LI और फाइन उसको 2 लाख तक का होगा, 1 लाख तक का, 1 लाख, ठीक है।
तो ये इसके 7 सबसेक्शन थे। आई होप आप लोगों को याद हो गए होंगे। मुझे तो देखो याद हो जाते हैं इजीली, ठीक है, क्योंकि मैंने कई बार पढ़ भी रखे हैं, तो मैं तो पढ़ाता हूँ। बट उसको याद करने का एक मैं दूसरा तरीका बता दे रहा हूँ अब आपको, ठीक है। उससे जो है आप ज़्यादा इजीली चार्ट के थ्रू जो है इसको याद रख पाओगे। सारा याद रखने की ज़रूरत नहीं होती इसमें। कुछ वर्ड्स को, कीवर्ड्स को याद रख लीजिए, बस इतना बहुत है, इनफ है। इससे ज़्यादा करोगे तो याद नहीं होगा। पूरी डेफिनेशन थोड़ी याद होती है। देखो, अब फर्स्ट में तो इसके फर्स्ट सब क्लोज तो हो ही गया, ठीक है। इसमें 7 सब क्लोज है, ठीक है। सब क्लोज सेकंड में कितनी पनिशमेंट है, ठीक है। ये सेकंड है, तो सेकंड में 2 तरीके की पनिशमेंट है। यदि किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है फर्स्ट में, या फिर किसी व्यक्ति को इंजरी होती है, ऐसा ही है ना। यदि किसी की डेथ हो जाती है तो उसको पनिशमेंट मिलती है डेथ और एल आई। फाइन उसको मिलता है 10 लाख तक का। और यदि किसी व्यक्ति की जो है इंजरी होती है, तब उसको जो फाइन पनिशमेंट मिलती है 5 टू एल आई। फाइन जो उसको होता है वो होता है 5 लाख तक का। ये होती है ना, ठीक है। अब उसके बाद में थर्ड को देखेंगे। थर्ड किसकी बात करता है? थर्ड बात करता है कोई अबेटमेंट करता है, कॉन्स्पायर्स करता है, ठीक है, फैसिलिटेट करवाता है। कोई अबेट करता है, कॉन्स्पायर्स, ठीक है। इन दो को याद रख लो बस, ठीक है। इसमें पनिशमेंट है 5 टू एल आई, और फाइन जो है इसको 5 लाख। ये इसकी पनिशमेंट है। उसके बाद फोर्थ क्या कहता है? फोर्थ कहता है मेंबर, सिंडिकेट मेंबर। तो सिंडिकेट मेंबर की कितनी पनिशमेंट है? 5 से एल आई, फाइन कितना है उसका? 5 लाख, ठीक है। उसके बाद पांचवा क्या कहता है? पांचवा किसकी बात करता है? पांचवा बात करता है हार्बरिंग की। हार्बर या कंसील करना। इसमें कितनी पनिशमेंट है? इसमें भी सेम, सॉरी, हार्बर में 3 ईयर की पनिशमेंट है। 3 ईयर टू एल आई, और फाइन जो है वो इसमें 5 लाख तक का, ठीक है। उसके बाद में 6 कहता है कि अनलॉफुल जो प्रॉपर्टी है उस पर पोजेशन करना अपना, ठीक है। उसमें कितनी पनिशमेंट है? 3 ईयर टू एल आई, 3 साल से लेकर के लाइफ इम्प्रिजमेंट तक है, और इसमें फाइन जो है वो 2 लाख तक का है, ठीक है। उसके बाद में 7वां, ऐसी प्रॉपर्टी मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी जिसका आप हिसाब नहीं दे सकते, तो उसमें पनिशमेंट जो मिलेगी आपको वो 3 साल से लेकर के एल आई तक हो सकेगी। फाइन जो होगा उसमें 1 लाख से, 1 लाख मिनिमम, ठीक है, 1 लाख। और याद रखना हार्बरिंग में एक्सेप्शन है इसका एक, कि ये स्पाउस पर अप्लाई नहीं होता है, ठीक है। तो ये जो है एक चार्ट है, इसको आप अच्छे से देख लो। इस तरीके से जो है आप याद करोगे चीजों को तो इजीली आपको याद हो जाएंगी, ठीक है ना। कोशिश करूंगा मैं, वर्ड्स तो पिछड़ जाएंगे क्या? पहचान में तो आ रहे होंगे ना। चलो मैं जूम कर देता हूँ थोड़ा सा। अब ठीक है, ठीक है ना। तो ये याद करने का सबसे अच्छा और सिंपल तरीका होता है, ठीक है। अब आते हैं सेक्शन नंबर 112 पे, पिटी ऑर्गेनाइज क्राइम। पिटी ऑर्गेनाइज क्राइम मैं, यदि मुझे कोई चीज सबसे बेकार लगी तो वो यही सेक्शन में एक चीज लगी थी जिसको मैं आपको बताऊंगा। पिटी ऑर्गेनाइज क्राइम में एक चीज को इंक्लूड किया गया था जो कि अच्छी भी है, बट मुझे लगता है कि सरकार को और स्ट्रिक्ट होना चाहिए था, जो कि इस पर सरकार हो नहीं पाई, इन माई पर्सनल ओपिनियन। आप लोग भी अपना ओपिनियन दे सकते हैं, ठीक है। ये कहता है पिटी ऑर्गेनाइज क्राइम, सेक्शन नंबर 112। पिटी ऑर्गेनाइज क्राइम, कौन से पिटी ऑर्गेनाइज क्राइम होते हैं? अगर ये कोई पूछ ले आपसे तो आप क्या बताओगे? पिटी ऑर्गेनाइज क्राइम वो होते हैं जिनकी पनिशमेंट जो होती है वो 1 साल से लेकर के 7 साल तक की होती है, ठीक है। तो उनको बोलते हैं पिटी ऑर्गेनाइज क्राइम। सेक्शन नंबर 112 में सिर्फ पनिशमेंट का बताया। अब ये मत कहता ना कि हर ऑफेंस जिसकी पनिशमेंट 7 साल से कम होती है पिटी ऑर्गेनाइज क्राइम। ऑर्गेनाइज शामिल मत कर देना भाई, उसमें क्राइम जरूर है वो पिटी क्राइम, ऑर्गेनाइज शामिल मत करना। तो ये क्या कहता है? ये कहता है कि जो कोई समूह या टोली का सदस्य होते हुए, मतलब कि कोई भी ग्रुप का, मतलब सिंडिकेट का मेंबर होते हुए, या तो अकेले या जॉइंटली क्या करता है? थेफ्ट करता है। कुछ ऑफेंसेस है इसमें 6 तरीके के। थेफ्ट करता है, स्नैचिंग, ठीक है। उसके बाद कहता है टिकटॉक का स्नैचिंग, चीटिंग,
उसके बाद फोर्थ कहता है अनऑथराइज सेलिंग ऑफ टिकट, अनऑथराइज सेलिंग ऑफ टिकट। उसके बाद में क्या है ना, उसके बाद कहता है अनऑथराइज बैटिंग और गैम्बलिंग, अनऑथराइज बैटिंग और गैम्बलिंग ना। उसके बाद कहता है सेलिंग ऑफ पब्लिक एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर, सेलिंग ऑफ पब्लिक। इस चीज की मैं कह रहा था कि मुझे ये चीज थोड़ा बेकार लगी, अच्छी है लेकिन ठीक है, बेकार का मतलब मुझे तो मैं थोड़ा डिसअपॉइंट था, मैं ये सोच रहा था कि सरकार इसको और स्ट्रिक्ट करेगी, बट कोई नहीं, धीरे धीरे चीजें होती हैं। ये वाली चीज जो पेपर लीक के मैटर चल रहे हैं ना, अभी नीट नीट का पेपर लीक हो गया, यदि इस चीज को ही ऑर्गेनाइज क्राइम में डाल करके इसकी पनिशमेंट को बढ़ा दिया गया होता, तो ये क्वेश्चन पेपर लीक करने की कोई हिम्मत नहीं करता देश में आज। ठीक है, अब होता क्यों है, होता इसी वजह से होता है कि जो इसकी एक तो पनिशमेंट नहीं है, लोगों को पता है कि यदि वो ऑफेंस करेंगे तो जाएंगे, आज जाएंगे कल छूट करके कोर्ट से वापस आ जाएंगे। देश में तकरीबन 2000 से लेकर के आज तक के 45 सबसे बड़े एग्जाम के जो हैं लीक हुए हैं, और जिनमें सबसे बड़ा फ्रॉड हुआ है उसमें तकरीबन तकरीबन 1837, आज का रिकॉर्ड का बता रहा हूँ, 1837 बिल्कुल एक्यूरेट, ठीक है, आज तक का 1837 लोगों के खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज हुआ था। 900 के करीब लोगों को जो है चार्जशीट में आरोपी बनाया गया था, और उसके बाद में तकरीबन आप अंदाजा लगाइए कितने लोगों को पनिशमेंट मिली होगी। सिर्फ 18 को 2 मैटर्स में पनिशमेंट मिली थी, 18 लोगों को, उनमें से भी वो भी बाकी बेल पर चल रहे हैं। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन यही है कि सरकार ने जो है इसको स्ट्रिक्ट नहीं कर रखा। अगर ये कानून कठोर होते, इसको ऑर्गेनाइज क्राइम में डाल देते पेपर लीक को, तो किसी की हिम्मत थी कि वो कर जाए। ठीक है, ऑर्गेनाइज क्राइम में इसकी पनिशमेंट देनी थी नॉट लेस देन 10 ईयर, कम से कम 10 साल, और नॉन बेलेबल बनाना था कि कोई बेल दे ही नहीं सकता, स्पेसिफिक रूल लागू कर देते, जैसे SC/ST एक्ट में आपने कर रखा है कि एंटीसिपेटरी नहीं दे सकते, उसी तरीके से पार्लियामेंट में एक संसद में कानून पास करके कर देते इसको। बट सबको पता है यार, ठीक है, अभी राहुल गांधी की कोटा वाली वीडियो तो देखी ही होगी, जिसमें आंकड़ा उन्होंने बताया था, सबको पता है कितने लाख करोड़ रुपए जो है सरकार को मिलते हैं रेवेन्यू के तौर पर पेपर से। सरकार का तो भाई मोटा पैसा, फायदा ही फायदा है उसका, सबको पता है, पर खैर क्या कर सकते हैं। क्यों, तो देखो, यदि कोई व्यक्ति समूह या टोली का सदस्य, ये आप चीज ये खुद लिख लेना, ठीक है, कोई भी समूह या टोली का सदस्य होते हुए ये सारे ऑफेंसेस करता है, 6 ऑफेंसेस करता है, तब उसको कहते हैं कि उसने जो है छोटा संगठित अपराध किया, पिटी ऑर्गेनाइज क्राइम किया है। अब उसके बाद में इसमें स्पष्टीकरण है, स्पष्टीकरण क्या कहता है, इस धारा के प्रयोजन के लिए चोरी में, चालाकी से चोरी, वाहन, निवास घर के कारोबार परिसर में चोरी, कार्गो में चोरी, पॉकेट मारना, कार्ड स्मैकिंग, स्पॉलिफ्टिंग के माध्यम से चोरी, उससे पहले ट्रेन चोरी भी इसमें शामिल। तो इसमें बताया गया कि जो थेफ्ट है उसमें क्या क्या इंक्लूड है, इसमें व्हीकल थेफ्ट इंक्लूड है, थेफ्ट नॉर्मल थेफ्ट है, रेजिडेंशियल थेफ्ट है, कारोबार परिसर में चोरी से है, मतलब जो कारोबार करते हैं, बिजनेस वगैरह करते हैं, या फिर ऑफिस में जाकर के कोई जो है धोखाधड़ी से कुछ चीजें चुरा लाता है, कार्गो में चोरी से है, पॉकेट मारना, तो इसमें सारी चीजें जो है इंक्लूड है। उसके बाद में इसकी 2 में इसकी पनिशमेंट बताई गई है, जिसमें कि नॉट लेस देन 1 ईयर, नॉट लेस देन 1 ईयर, एक्सटेंड, बड़े बड़े में लिखो 7 ईयर्स, और फाइन, फाइन है ना, और फाइन। ये जो है ऑर्गेनाइज क्राइम आपका कंप्लीट हुआ। आई होप आप लोगों के ऑर्गेनाइज क्राइम जो है समझ में आ गया होगा। ठीक है, मैं तो यही उम्मीद करता हूँ। यदि आप लोगों का नहीं भी आया है तो आप कमेंट करके बता देना मेरे को, मैं जो है उस चीज को आप लोगों के लिए स्पेशल वीडियो बना दूंगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।